राना साहब के तो मौक़िफ़ की मैं तायद नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे नहीं वो कह सकते कि वो अदालत का भी फैसला आया नहीं और वो कहें जी कि हमने तो मानना ही नहीं है, ऐसा ना हो जाए। तो इस तरह की ये जो बात है, ये तो सही चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें मैं अलीना ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि ये चीफ जस्टिस साहब के चंद ही माह रह गए हैं। और एक प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं, जब से उन्होंने जो है चार्ज संभाला है, कि वो कोई भी काम बेंच जो हैं उनके तहत ही बनते थे। ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस की आर्बिट्री पावर्स हैं, तो वो मुतनाज़े ही होते जा रहे हैं। वो बेशक इलेक्शन का बेंच हो, वो जिस तरीके से, अब मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये किसी के लिए हैरत की बात नहीं थी कि ये जस्टिस फाइज ईसा साहब को जो है इस बेंच में जो शामिल किया गया। मैं आपको ये बताऊं कि कोर्ट रिपोर्टर से ये बेंच जब तश्कील होने से पहले उनके तबसरे आ रहे थे कि जी क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर उनकी राय शामिल सबको मालूम है, और बंदयाल साहब की भी बाय द वे वैसे उनका ओपिनियन भी सबको याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या दिया था। वो तो खिलाफ नहीं थे, लेकिन क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा साहब का एक पास्ट ओपिनियन है तो सबको ये लगा कि इस तरह क्योंकि पीटीआई का केस आ गया है तो अब तो फाइज ईसा साहब को ये शामिल कर देंगे, तो इसलिए ये किसी के लिए हैरत की बात नहीं थी। दूसरी ये भी कोई हैरत की बात नहीं थी कि जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो इसमें नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बात जो है वो पहले भी हो चुकी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल डिसाइड नहीं होता तो वो किस तरीके से उसके ऊपर वो बैठे। अच्छा, मैं लीना इसमें मैंने बहुत सारे वकला से भी बात की, मैंने लीगल फ्रेटर्निटी में भी लोगों से बात की और कोर्ट रिपोर्टर से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि कितना क्या ही अच्छा होता कि चंद माह रह गए, जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साहब जो है वो पहले एक्चुअली इसके ऊपर डिसाइड कर देते, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाली चीज जो है इसके ऊपर वो फैसला दे देते, और उसके बाद ये केस बेशक ये पीटीआई हो, उसमें पिटिशनर और लोग हों, ये केस वो जरूर ये टेकअप तो होना ही चाहिए था, क्योंकि इसमें तो एक्चुअली एक लैंडमार्क जजमेंट हो सकती है लीना। इसमें तो असूल तय हो सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पर कवानीन है, आर्मी एक्ट है, बाकी सब कुछ है, उसके अंदर क्या सिविलियंस का ट्रायल अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो सकता है, फोरम कौन सा जो ट्रायल के मेरिट्स, ये वो सारा बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती। मसला क्या है, बुनियादी मसला ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही बेंच को मुतनाज़े बना दिया, यानी कि बेंच पे डिस्कशन इस वक्त हो रही है, इस वक्त मुद्दे पे डिस्कशन नहीं हो रही। आप मुझे पिछले आप जिस दिन से बेंच फॉर्म हुआ है और उसके बाद से प्रोसीडिंग्स का आप मुझे बताएं कि क्या डिस्कस हो रहा है, कि जस्टिस फाइज ईसा उठ के चले गए, उन्होंने कहा मैं नहीं इस बेंच को मानता, और ये दोबारा से उसके ऊपर क्या, ये नहीं हो रहा कि एक्चुअली मुद्दा क्या है, सिविलियन के जो ट्रायल्स हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब को भी सोचना चाहिए, उन्होंने पिछले जब से वो आए हैं उन्होंने किस बेंच इंपॉर्टेंट बेंच के ऊपर जो जस्टिस फाइज ईसा साहब को बनाया। जैसे ही पीटीआई का केस आया उन्हें पता था कि इसमें उनके फेवर में रूलिंग हो सकती है तो उनको बिठा दिया। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए ना, एक अनफेयर चीज तो वो खुद भी कर रहे हैं ना, तो उन्हें ही चाहिए था कि इस चीज को बजाय इसके मुतनाज़े बनाते अपनी लेगेसी देखे आगे, आपके थोड़े से महीने रह गए, आप इस चीज को सॉर्ट आउट करके जाए, आप एक फैसला डिसाइड करके जाए और एक लैंडमार्क जजमेंट देकर जाए जिसके अंदर सारे बैठे हो। अभी भी फुल कोर्ट की एक मीटिंग बुला सकते हैं, जो कि अदालत तो नहीं है कि हम लोगों को उसकी प्रोसीडिंग्स का पता होगा, लेकिन एक कमरे के अंदर होगी ना, सबको बिठाएं, उसके ऊपर चीजें तय करें, उसके बाद इसके ऊपर रूलिंग दे पहले ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर, और उसके बाद इस वाले केस को आप फुल कोर्ट बना दें। तो ये अली ना मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को भी ये सोचना चाहिए कि वो इस वक्त क्या करें और वो जुडिशरी को किस तरीके से मुतनाज़े करें, बजाय इसके कि हम कहें कि जी जस्टिस फाइज ईसा साहब के उठ के उधर चले गए, उनकी तो रूलिंग मौजूद है और चीफ जस्टिस साहब की भी रूलिंग मौजूद है कि वो इसके बारे में क्या सोचते थे हमें नहीं मालूम।